नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना या यूं कहें उसका खुलासा हालिया है। आज ही इस घटना का खुलासा किया है संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों ने। घटना वैसे 27 सितंबर 2022 की है। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में पपौर ग्राम सभा है, उसका एक गांव है मेहंदीगंज। 27 तारीख को सवेरे रामकोला थाना के थानाध्यक्ष नीरज राय को किसी ने यह सूचना दी कि मेहंदीगंज में एक 30 वर्षीय विधवा महिला की किसी ने उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। सूचना गंभीर थी। सभी अधिकारी मौके पर दौड़े। नीरज राय मौके पर मौजूद थे। एएसपी, एसएसपी, वहां के जो एसपी थे वहां धवल जायसवाल, वो भी मौके पर पहुंचे और तमाम पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और तमाम जो और चीज़ें होती हैं जैसे फॉरेंसिक स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, एसओजी, ये सारे लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर एक विशेष बात, एएसपी रितेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। मौके पर महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु और साथ में ऐसा लग रहा था कि धारदार भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया है। प्रहार से वो जमीन पर गिर गई। भागने की कोशिश की होगी या उठने की कोशिश की होगी, जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में एक पतली डंडी कह लें, जो हम लोगों की तरफ तो कहते हैं अरहर की जो डंठल होती है, सख्त होती है, उससे जमीन पर कोई चीज लिखी जा सकती है, उस तरह का एक डंठल या डंडी पतली, वो उसके हाथ के पास गिरी हुई थी। और जमीन पर रामदास और उसके 2 लड़कों का नाम टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था। देखकर एक इंप्रेशन ये जाता है कि लड़की को थोड़ा बहुत होश रहा होगा और उसने अपने हाथ से हत्यारों का नाम जमीन पर लिख दिया। रामदास और उनके दोनों लड़के फौरन उठा लिए गए। उसी गांव में जहां यह हत्या हुई थी उसके 4 से 10 मकान बाद उनका मकान था। उनको उठा के थाने पर ले जाया गया। डॉग स्क्वाड ने बहुत ज्यादा मदद नहीं की। हालांकि वो रामदास के घर तक नहीं गया, वहां से वो बाहर गन्ने के खेतों तक और फिर थोड़ा इधर उधर मंडरा के वापस चला गया। फॉरेंसिक्स वालों ने मौके पर जो फुटप्रिंट, जो भी संभव, हालांकि रफ सरफेस पर थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट्स उठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भी वहां पर जो कुछ भी निशान उनको आने जाने वालों के ही सही मिले, उनका फुटप्रिंट और इंप्रेशंस ले लिए गए। मौके की फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। ये देखा गया कि उसका कमरे का जो दरवाजा है वो भीतर से बंद नहीं था। सितंबर के महीने की बात है, उस समय गर्मी भी काफ़ी रहती है और कोई ऐसा नहीं है कि हवा के चलते लोग गांव में बंद कर देते हैं और दरवाज़ा बंद किया गया हो।
हो सकता है भिड़ा रहा हो सकता है खुला रहा हो। रामदास और उसके बच्चों को पुलिस ने उठा लिया, उनसे पूछताछ शुरू की गई। अब पुलिस ने एक अज्ञात महिला तो ज्ञात थी, लेकिन अज्ञात हत्यारे की तलाश में, और जब उसका नाम पास की जमीन पर लिखा हुआ हो तो पुलिस कैसा व्यवहार उनसे करेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। उनके साथ भी वो सब किया गया होगा जो सच उगलवाने के लिए पुलिस थाने के भीतर करती है। 2-3 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि मृतका पूजा के पिता कांता प्रसाद ने एक तहरीर पुलिस को दी और उसने कहा कि साहब ये पता नहीं कैसे इसने इन लोगों का नाम लिखा है, इनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की न हम लोगों के बीच में कोई व्यापार है, न किसी तरह की बात नहीं है। इसकी हत्या तो दरअसल ससुराल में इसकी सास और ससुराल वालों ने की है। उसने सास लीलावती देवी, राम कयास, भगवती और महेंद्र के खिलाफ नामजद हत्या के आरोप की तहरीर दे दी और इन लोगों के खिलाफ भी 302, 201 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई। नामजद एफआईआर थी तो ये लोग भी थाने पर आए। सास भी, देवर भी और घर के जितने मेंबर्स थे वो सब थाने पर लाए गए। 2 उहापोह की स्थिति पुलिस के सामने आ गई। एक तो मौके पर मिला हुआ स्पष्ट इशारा कि लड़की ने जान निकलने से पहले मुंह से, चूंकि उसके चेहरे पे काफी चोट थी, न कुछ वो बोल सकती थी, न किसी को बुला सकती थी, न उसको इशारे से बता सकती थी, लिहाजा उसने जो हाथ में तिनका, लकड़ी या जो भी हाथ में डंडी मिली, उससे जमीन पर उन लोगों का नाम लिख दिया जिन्होंने उसके साथ ये व्यवहार किया होगा। प्रिमा फेसी जब पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई तो आईओ ने या इंस्पेक्टर ने सीएमओ से यह भी राय ली कि क्या हत्या के पहले इस महिला से, क्योंकि उसकी उम्र 30 वर्ष थी, मृतका पूजा की, क्या इसके साथ कोई दुराचार, यौनाचार, बलात्कार या बलात्कार की कोशिश जैसी कोई बात तो नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज, हेड इंजरीज कॉज्ड बाय हार्ट एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट आया। बलात्कार, शरीर से छेड़छाड़ की कोई पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई। पुलिस ने डिटेल खंगालना शुरू किया तो ये पता लगा कि पूजा के पति लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। जरिया मास यानी कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति घर की नहीं थी। पूजा अपने 2 मासूम बच्चों, 5 साल के शिवम और 2 साल के सुंदरम, उसको लेकर ससुराल में अपनी छोटी बहन को भी उसने बुला लिया था जिसका नाम अंजू था, 18-20 साल की थी। उन बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। ससुराल वाले भी यही चाहते थे कि वो यहीं रहे, मायके न जाए, क्योंकि 2 उसके बच्चे हैं जो उसके खानदान के चिराग हैं। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश की कि क्या महिला जब यहां अपने बच्चों के साथ रह रही थी तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ससुराल वाले करते थे।
लेकिन इस तरह की कोई बात किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार ने नहीं बताई। सिर्फ मृतका के पिता ने नामजद एफआईआर कराई कि मुझे शंका है कि इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की होगी। जब यह पूछा गया कि मृत्यु के समय उसकी छोटी बहन संजू और दोनों बच्चे कहां थे, तो घर वालों ने बताया कि चूंकि बच्चे वहां अकेले रह रहे थे, तो छोटी बहन अंजू के, संजू नहीं अंजू नाम था, छोटी बहन अंजू के साथ शिवम और सुंदरम, ये दोनों अपने ननिहाल यानी मृतका के मायके चले गए थे। शाम को उन्हें वापस लौटना था। मृतका ने कहा था कि शाम को जरूर लेती आना, क्योंकि बच्चे उसी के हाथ से खाना खाते थे। उधर ननिहाल में भी छोटे बच्चों के प्रति मोह, जो भी उनके नाना नानी या पिताजी, वो मामा मामी होंगे, छोटे बच्चों के प्रति उनका भी इतना लगाव कि देर हो गई छोड़ने में। फिर यह कहा गया कि रात हो गई है, रात में बच्चों को लेकर अकेले जाना जवान लड़की का ठीक नहीं है, इसीलिए वो रात में अकेली पूजा रह गई। उसकी बहन और दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। ये पूछा गया कि ठीक है, ये घर पे नहीं थे, ससुराल के और लोग कहां थे? सब लोग किसी न किसी काम से अपने अपने, कोई खलिहान में गया हुआ था काम से, कोई अपने कमरे में, सास उनकी अपने कमरे में सो रही थी, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। पुलिस 15 दिन तक, 20 दिन तक रामदास, उनके दोनों बच्चों और फिर जो 5 लोग नामजद थे उनके, भगवती, महेंद्र, रामक्यास, लीलावती, पुलिस इन्हीं पर सारी जोर आजमाइश करती रही। लेकिन बात कहीं से कनेक्ट नहीं हो रही थी। न तो ये कनेक्ट हो रहा था कि ससुराल वाले किसी वजह से अपनी मृत बेटे की पत्नी को या उसके 2 छोटे मासूम बच्चों को परेशान कर रहे थे। कोई कारण नहीं था, रुपए का, पैसे का, जमीन का कोई कारण नहीं था। पुलिस सबसे पहले कारण ही ढूंढती है कि क्या कारण हो सकता है, फिर उस कारण के भीतर घुस के उसकी विवेचना करने का प्रयास करती है। दूसरा, लड़की के हाथ का लिखा हुआ वो नाम, वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। दोनों परिवारों में किसी तरह का कोई ऐसा संबंध नहीं था जिसको लेकर किसी विवाद या किसी आशंका को बल मिले। पुलिस इसी उहापोह में परेशान थी। सारे नंबर जो भी उपलब्ध थे ससुराल वालों के, वो देखे गए, उनकी भी लोकेशन डिफरेंट आई। रामदास और उसके परिवार के लोगों के भी नंबर निकाले गए। रामदास और उसके परिवार के नंबरों में एक बात ये पता लगी कि रामदास का मुंबई से आना जाना या मुंबई के लोगों से कनेक्शन है। ये बात पूछी गई कि भाई मुंबई के ये नंबर क्यों हैं? तो रामदास ने बताया कि साहब, मैं पहले मुंबई में एक कंपनी के लिए, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम था, उसके लिए हम काम करते थे। हमारे दोनों लड़के भी कभी कभार वहां जाया करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से हम यहीं मेहंदीगंज में आके रह रहे हैं। कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, साहब क्या करें, वहां एक लड़का था जो मेरी लड़की को बहुत परेशान करता था। इज्जत के डर से पहले हम लोगों ने लड़की को भेजा, फिर हम लोग खुद आकर यहां पर रहने लगे, और पिछले 6 महीने से हम मुंबई गए नहीं। ये बात थोड़ी सी पुलिस को ऐसा लगा कि इसमें हो सकता है कोई बात निकल सके, क्योंकि घटना के हुए भी 20 दिन हो चुके थे। पुलिस ने पूछा, वो कौन लड़का था, क्यों परेशान करता था? बोले, साहब वो हमारी कंपनी में ही काम करता था, घर उसका आना जाना था,
लेकिन हम लोगों ने ये नोटिस किया कि वो हमारी लड़की से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता था, जबकि लड़की उसके सामने भी जाना पसंद नहीं करती थी। लड़के का नाम पूछा गया। लड़के का नाम प्रवीण उर्फ प्रदीप पाल बताया गया। यह भी बताया गया कि वो अयोध्या के इनायत नगर के गांव गहनो सिहारन बारून बाजार, गहनो सिहारन है और बारून बाजार पास का बाजार होगा, यहां का रहने वाला है। लेकिन अभी भी वो मुंबई में ही रहता है और उसी जगह काम करता है जहां वो पहले हम लोगों के साथ काम करता था। पुलिस ने सिर्फ इस लिहाज से कि हो सकता है इससे कोई जानकारी निकल सके, सबसे पहले उसका सीडीआर निकलवाया गया। घटना के 3 दिन पहले लड़के का लोकेशन मेहंदीगंज आया। घटना के दिन उसका लोकेशन मेहंदीगंज आया। सवेरे उसका लोकेशन गोरखपुर आया और उसके बाद उसका मोबाइल फोन ऑफ हो गया। पुलिस ने उसके रहने की जगह, उसके काम करने की जगह जब पता की तो संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। मुंबई के उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करके प्रदीप उर्फ प्रवीण पाल को लोकेट किया गया। जब यह पता लग गया, बल्कि उसे थाने पर बुला लिया गया, एक टीम कुशीनगर से जाकर उसे वापस यहां ले आई थाने पर, कुशीनगर के रामकोला थाने पर। पुलिस ने उससे पूछना यह शुरू किया कि तुम मेहंदी टोला कैसे आए थे, मेहंदीगंज कैसे आए थे, तुम्हारा यहां पर क्या है। वो इधर उधर की बहकी बातें करता रहा। उससे कहा गया कि तुम अयोध्या के रहने वाले हो, यहां तुम्हारा क्या काम है। तो उसने बताया कि साहब ये परिवार हमारे साथ वहां काम करता था और मैं उसी से मिलने आया था। रामदास और उनके लोगों ने साफ मना कर दिया कि ये पिछले कई महीनों से नहीं आया था। 3-4 महीने पहले ये आया जरूर था और हम लोगों ने गांव के बाहर इसे अपनी उसी बेटी जिसके चक्कर में ये पड़ा था उससे बात करते देख लिया था और 4-6 थप्पड़ मार के इसे वहां से भगा दिया था। घटना के दिन ये हम लोगों को नहीं दिखाई दिया, न यहां पर आया था। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि आखिरकार वो यहां आया, जिनसे मिलने आया वो कहते हैं मिला नहीं, या तो ये झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने इस दिशा में गंभीरता से विवेचना शुरू की, संबंधित लोगों से ढेर सारी बातचीत करनी शुरू की। कौन कहां था, माइन्यूट डिटेल्स की 10 बजे कहां थे, 11 बजे कहां थे, 12 बजे कहां थे। जब पुलिस परेशान हो गई और लगभग 1 महीने होने वाले थे तो पुलिस ने फिर प्रवीण उर्फ प्रदीप पाल की श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की। पुलिस के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। बाकी सारी जोर आजमाइश पुलिस कर चुकी थी। रामदास पे भी, उनके लड़कों पे भी, मृतका की सास पर, मृतका के देवर पर, ससुर पर, सब पे पुलिस हाथ साफ कर चुकी थी। कुछ निकला नहीं था। प्रवीण उर्फ प्रदीप जब इससे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई, थोड़ी देर तो लगी, लेकिन फिर इन्होंने पिक्चर की सीन की तरह एक एक बातें बतानी शुरू कर दी। इस अपराधी ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो किसी मूवी के प्लॉट या मूवी की स्टोरी से कम नहीं था। उसने कहा कि इनके बाप मेरे के साथ मैं भी उसी साइट पर काम करता था। ये कुशीनगर के रहने वाले थे, हम फैजाबाद के रहने वाले थे। लगभग आसपास के रहने वाले लोग आपस में ठीक तरह से वहां मिलते हैं।
मैं इनके घर आने जाने लगा। इनकी एक 18-19 साल की लड़की थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी। एक आध बार मैंने मौका देखकर उससे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। ऐसा होते होते लगभग 3-4 महीने हो गए। कभी गिफ्ट लेकर जाना, कभी उससे सिनेमा चलने के लिए कहना, कभी मार्केटिंग के लिए कहना, कभी बाहर निकलकर घूमने के लिए कहना, कभी जुहू चौपाटी के बारे में बताना, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हुई। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में घर वालों को ये जानकारी हो गई कि ये इस लड़की के चक्कर में यहां आता है। फौरन अपनी इज्जत बेइज्जती की डर को देखते हुए उस लड़की को अपने गांव मेहंदीगंज भेज दिया गया। बीच में 2 बार उसने मेहंदीगंज आकर उससे बातचीत करने की कोशिश की। एक बार तो घर वालों ने देखा और उसे पीट दिया। उस पिटाई से वो बहुत आहत हुआ। और जैसा उस लड़की ने बताया कि उस समय 2-3 महीने पहले कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। लड़की डर गई। उसने कभी इस बात का जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया। घटना वाले दिन ये सवेरे ही मेहंदीगंज पहुंच गया। गन्ने के खेत के आसपास बैठ के इस बात का इंतजार करता रहा कि ये दिखाई पड़ जाए, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ी ये लड़की। फिर पानी पीने के बहाने ये पूजा के दरवाजे पहुंच गया। पूजा ने इसे पानी पिला दिया। कोई भी दरवाजे पे आए कि सब प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, उसने पानी पिला दिया। थोड़ी देर उसके दरवाजे पर बैठा, फिर उससे बातचीत शुरू की। तो उसने बताया कि मेरा पूरा ससुराल है यहाँ पर, और अपने दुख भरी कहानी बताई कि मेरे पति का देहांत इस तरह हो गया था, मेरे 2 बच्चे हैं, हम यहाँ रहते हैं। साधारण इनोसेंट सी महिला उसने सब बात बता दी। फिर वही गांव की छोटी पगडंडियों और रास्तों पर उस लड़की का इंतजार करता रहा। ऐसा नहीं था कि उसने आने को कहा था, ये इंतजार कर रहा था। ये वैसे ही इंतजार कर रहा था कि कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उसको उसके पास जाकर उससे बात करूं। धीरे धीरे शाम हो गई। इंतजार करते करते प्रवीण के दिमाग में शैतान आने लगा। उसने दोपहर में पानी मांगने के लिए, शाम की बल्कि पानी मांगने के लिए पूजा का घर देख लिया था। उसने सोचा वहीं चलते हैं, कोई न कोई तरीका वहीं निकालेंगे। बाहर से झांक कर देखा तो दरवाजा भिड़ा हुआ था। पूजा बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाहर तमाम जो सामान्य किसान या मजदूर घर के बाहर सब्बल, फावड़ा, खुरपी, ये सब चीज़ें बाहर जो उसारा सा होता है, उसार जिसके कहते हैं, उसमें रखे रहते हैं। उसकी निगाह सब्बल पर पड़ गई। सब्बल हाथ में लेकर वो भीतर दरवाजे, भिड़े हुए दरवाजे को खिसका के भीतर घुसा। उसको भीतर आते देखकर पूजा ने आवाज लगाई, क्या बात हो गई? पानी पियोगे? लेकिन तब तक वो उसकी तरफ बढ़ा प्रवीण, और उसने पहुंचते ही उसके सिर पर सब्बल से भारी प्रहार कर दिया। वो नीचे जमीन पर गिर गई। फिर ताबड़तोड़ कई प्रहार उसके सिर पर कर दिए
और ये काम खूब इत्मीनान से किया। बाहर जहाँ तमाम सामान खेती से संबंधित रखे रहते हैं, वहीं से वो सीख अरहर की या जिस भी डंठल जो भी मिला होगा वो ले आया। उसी से नीचे उसने रामदास और उसके बेटों का नाम लिख दिया और उसके हाथ में वो सीख फंसा दी। वहाँ से ये सीधे भागा और वहाँ से भागकर मिसरौली पहुँचा। मिसरौली से एक डीसीएम में बैठकर पडरौना और पडरौना से सीधे गोरखपुर पहुँच गया। वहाँ करीब 6 बजे उसे मुंबई की ट्रेन मिल गई। मुंबई की ट्रेन पकड़कर वो सीधे मुंबई पहुँच गया। रास्ते में उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस ने जब ये उसकी बात सुनी, उसने ये भी बताया कि साहब मेरे 1000 प्रयास के बाद भी वो लड़की किसी तरह से राजी नहीं हो रही थी और मेरे दिमाग में ये आया कि अगर किसी तरह इसके पूरे परिवार को जेल भिजवा दूं तो फिर इस लड़की के पास कोई और चारा नहीं होगा। मैं इसे आराम से उठाकर, भगाकर, फुसलाकर कैसे भी अपने साथ मुंबई ले आऊंगा। पुलिस ने जब पूछा कि इसके लिए एक अनायास एक ऐसी महिला जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसने कहा साहब मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये था कि लड़की को मैं कैसे यहां से भगा कर ले चलूं, कैसे ये मुझसे बात करे। और अल्टीमेटली जेल में जो बातें उसने ये भी बताया कि मोबाइल चोरी के एक आरोप में वो 3-4 महीने तक मुंबई में किसी जेल में भी रहा है। पुलिस ने वो रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। इस 1 महीने के बीच में जब वो मुंबई पहुंचा तो उसने अपनी बकाया की मजदूरी ले ली। मोबाइल चूंकि स्विच ऑफ कर रखा था इसलिए उसने किसी से पूछने का प्रयास नहीं किया। फिर वो बीच में घर आया अयोध्या और फिर मेहंदीगंज पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ा ताजुब हुआ कि लड़की के परिवार वाले अभी तक दिखाई दे रहे हैं, बंद क्यों नहीं हुए। उसे ये अंदाज था कि मैं लेके आया हूं, बंद हो गए होंगे, अब सीधे घुस जाऊंगा और लड़की को अपने साथ भगा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा, या जो भी उसके मन में था। ऐसा देखकर मायूस होकर वो फिर लौट गया और फिर पुलिस थाने से जब उसको बुलाया गया, उठाया गया, रामकोला थाने लाया गया, तब ये सारी बातें पता लगी। आज की घटना मैंने अभी 2-3 एपिसोड पहले ही एक तरफा प्यार की एक और घटना के बारे में बताया था। आज की इस घटना में, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही कुशीनगर में वहाँ के एएसपी ने की है और बहुत डिटेल में ये बताया है कि रितेश कुमार सिंह ने कि कैसे कैसे ये हत्या हुई और किस तरह से पुलिस 1 महीने बाद हत्यारे तक पहुंची। ये आज की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं ये बता रहा था कि एक तरफा प्यार में किस तरह से एक महिला की हत्या हुई जिसका प्यार व्यार इश्क विश्क से कोई मतलब नहीं था। दूर दूर तक इस पूरे प्रकरण से इस महिला का कोई लेना देना नहीं था। ये तो बेचारी समय की मारी अपने 2 मासूम बच्चों को अपने घर में लाकर उनका पालन पोषण कर रही थी। और कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि उसी गांव में एक सिरफिरा एक तरफा प्यार करने वाला आशिक गिद्ध की तरह मड़रा रहा था। जब वो लड़की किसी भी तरह से उसके शिकंजे में नहीं आई तो उसने सोचा कि कैसे इसके पूरे परिवार को जेल भिजवाकर
अपनी तमन्ना पूरी की जाए। जब वो अकेली होगी, बाकी लोग जेल में होंगे, तो हम उसे घर से या तो उठा ले जाएंगे या भगा ले जाएंगे। इतनी घोर आपराधिक मानसिकता का ये आशिक, और कितनी दूर तक इसने सोच लिया था। पुलिस वर्किंग पर उसका कॉन्फिडेंस देखिए, इतना कॉन्फिडेंस कि लाश की उंगली में लकड़ी फंसाकर अपने हाथ से उन लोगों का नाम लिख देना जिन्हें जेल भिजवाने की मंशा थी उसको, कि इसके पढ़ते ही पुलिस फौरन इन लोगों को जेल भेज देगी। हुआ दरअसल ये कि जब वो चोरी में मुंबई जेल में गया था, तो वहां पे मौजूद परम ज्ञानी अपराधियों के मुखार बिंद से उसने ये ज्ञान प्राप्त किया था कि पुलिस को मौके पर अगर किसी कत्ल के बारे में, किसी लूट के बारे में मौके से कोई इशारा मिल जाए तो पुलिस उसी का पीछा करती है। सही गलत के चक्कर में उलझकर मेहनत करने वाला कोई काम पुलिस नहीं करती। ये ज्ञान इसको वहीं से प्राप्त हुआ जब ये जेल में गया था, और सोचा कि लड़की के बाप भाई के जेल जाते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। मेरा एक एक्सपीरियंस और भी है इतनी लंबी सेवा के बाद, कि टीन एज अपराधी यानी 18 साल से 20, 22, 24 साल तक के, अगर ये एक बार 4-6 महीने के लिए जेल हो आते हैं, भारत में सभी जेल्स ओवर क्राउडेड हैं, ये एक बार जेल गया तो वहां सैकड़ों की संख्या में अपराधी मिलते हैं, और न्यूकमर या फर्स्ट टाइमर को अपना शिष्य बनाने के लिए, अपने को शिष्यत्व, कि वो हमारे शिष्यत्व को ग्रहण कर ले, प्राप्त कर ले, उसके लिए पुराने अपराधियों में होड़ मच जाती है। जिस किसी के पाले में वो आता है, पहले उसका शोषण होता है, शारीरिक शोषण भी किया जाता है, फिर उसे अपराध के किस्से बताए जाते हैं। 2 ही 3 महीने में जब वो चेलत्व को प्राप्त हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि अब तुम बाहर जाके गुरु का नाम रोशन करोगे, यानी हमारा नाम रोशन करोगे। जेल के भीतर शायद सबसे कम समय में अपराध की पीएचडी मिल जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में इतने कम समय में किसी भी सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं दे सकता जितना अपराध की पीएचडी जेल के भीतर रहने वाले अपराधी न्यूकमर या टीनेजर को दे देते हैं। बस शर्त यह है कि चेला अपने आप को गुरुओं के साथ आत्मसात कर ले, और बाहर निकलते ही वो चेला राम तूफानी बनने की पूरी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, और कभी कभी पेशी पर आकर अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है, अपने कामों का बखान भी करता है। आज की घटना में दुख उन 2 बच्चों का है जिनके ऊपर पिता की साया तो पिता के अकाल मृत्यु की वजह से हुई, मां का साया हटा एक सिरफिरे एक तरफा प्यार करने वाले आशिक की वजह से। एक तरफा प्यार की साइकोलॉजी समझने के लिए मैंने एपिसोड 610 में इसी तरह की एक घटना में पूरी साइकोलॉजी का जिक्र किया है। आप जो राइट साइड में आई बटन है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये एपिसोड 610, जिसमें आज की घटना के पोर्शन में मैंने उस पूरी साइकोलॉजी का जिक्र किया है, जिसमें एक तरफा प्यार और 2 तरफा प्यार का डिफिनीशन जितना मेरी समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। किस्सा गोई परिवार के लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो लोग भी जेल यात्रा करके वापस लौटे हैं, 4-6 महीने जेल रहकर लौटे हैं,
उन लोगों से और खासकर टीनेजर्स, उन लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये पहली बार गए हैं, पहली बार इनके साथ क्या क्या होता है मैं बाराबंकी जेल का जिक्र करते समय बता चुका हूं। और फिर जब वहां से निकलते हैं तो उनके अंदर भी वो सब कुछ करने की ललक दिखाई देती है जो जेल के भीतर उनके गुरुओं ने उन्हें बता रखा है। तो इनसे आप पर्याप्त दूरी रखें और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज गांव में एक दलित विधवा महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव उसी के घर में पड़ा मिला, जिसमें उसके सर पे धारदार हथियार के निशान दिख रहे हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला के 2 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले ही पिता को खोज चुके इन बच्चों के ऊपर से अब मां का भी सहारा उठ गया। अपनी छोटी मौसी के साथ ये दोनों बच्चे मंगलवार की शाम अपने ननिहाल चले गए थे और अगले दिन सुबह इनके मां के मौत की सूचना मिली, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द मामले के खुलासे की बात कह रही। थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस को ये सूचना मिली कि एक महिला का शव मिला हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। यहाँ फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस महिला का नाम पूजा देवी है और इसके सर पे किसी धारदार हथियार से मार के इसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जाँच की जा रही है। इस प्रकरण में अभी तक 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है।